नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। लंबा संघर्ष और करीबन करीबन 7 दिनों की तपस्या के बाद थलापति विजय को सीएम पद का शपथ ग्रहण करवा दिया गया। और इन 7 दिनों में थलापति विजय ने न जाने कितने पापड़ बेले, 3 बार राजभवन पहुंचे, शाल ओढ़ाया, गुजारिश की, साहब मुझे भी सीएम की कुर्सी तक पहुंचा दें, मेरे पास 108 विधायकों का समर्थन है। लेकिन राज्यपाल ने कहा नहीं, पूरा का पूरा 118 सदस्यों की सूची लाओ, विधायकों की सूची लाओ, उसके बाद ही गाड़ी आगे बढ़ेगी। खैर, थलापति विजय ने 121 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा और शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो गई। कई लोग दावा करते हैं कि थलापति विजय को इस तरीके से टरकाने के पीछे एक साजिश थी, और साजिश यह थी कि कलकत्ता में यानी कोलकाता में जो शपथ ग्रहण का समारोह चल रहा था, उसके पैरेलल हिंदुस्तान में कोई दूसरा शपथ ग्रहण होता नजर नहीं आए। अन्य टीवी की सुर्खियां आपस में टकराए नहीं कि नहीं एक कोलकाता में हो रहा है तो एक तमिलनाडु में भी हो रहा है। खैर, जाने दें, इस तरह के कंस्पायरेसी थ्योरियां आती रहती हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि वो तमिलनाडु जहां की 88% हिंदुओं की आबादी है, एक क्रिश्चियन चेहरे पर अपना विश्वास जताया, यानी जोसेफ चंद्रशेखर विजय को अपना सीएम बनाया। जी हां, मैं सही कह रहा हूं, चंद्रशेखर विजय एक ईसाई कम्युनिटी से आते हैं, उनकी मां हिंदू हैं और पिता क्रिश्चियन। लेकिन तमिलनाडु की सियासत में यह विवाद नहीं है। तमिलनाडु एजुकेशन, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान की बात करता है, समानता की बात करता है, सोशल इक्वालिटी की बात करता है। वह इस तरह के उलझुल नारों में नहीं फंसता, और इसीलिए वो तमिलनाडु है जो पेरियार की धरती है, अन्ना मुराई की धरती है और सोशल जस्टिस की धरती है। उसी सोशल जस्टिस की धरती से जोसेफ चंद्रशेखर विजय सामने आते हैं, और विजय को समझने की कोशिश करें। वे लगातार कई टॉप फिल्में देते हैं। टॉप फिल्में का मतलब है करीबन करीबन 3 दशक से वे फिल्मी दुनिया में एक चमकता हुआ सितारा रहे हैं। थिरुमलाई 2003 में आता है, दिल्ली 2004 में आता है, पोक्कारी 2007 में आता है, उनकवा 1996 में आता है, लव टुडे 1997 में आता है, कथा लोको मारिया थई 1997 में आता है, धुपवक्की 2012 में आता है, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम 2024 में आता है। लेकिन आप कहेंगे कि मैं झारखंड में थलापति विजय की चर्चा क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं कि तमिलनाडु ने एक रास्ता दिखलाया, मैं क्यों कह रहा हूं कि जब पूरे देश में बटोगे तो कटोगे, शर्मा, सनातन और न जाने क्या क्या विवाद चल रहा है, उस दौर में तमिलनाडु एक रास्ता दिखलाता है। और रास्ता दिखलाता है कि जहां हिंदुओं की इतनी बड़ी आबादी हो, वहां एक ईसाई भी सीएम बन सकता है। आप कह सकते हैं लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर यदि किसी ने पेश की तो उसी अन्ना दुराई और पेरियार की धरती से आई। इसलिए मैं थलापति विजय की चर्चा कर रहा हूं, और थलापति विजय की चर्चा एक और कारण से कर रहा हूं। दरअसल मुझे झारखंड में एक थलापति विजय का चेहरा नजर आया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं टाइगर जयराम की। जिन परिस्थितियों में, जिन मुश्किलों में, जिन दुश्वारियों के बीच थलापति विजय ने तमिलनाडु में अपना परचम फहराया, ठीक वही परिस्थितियां झारखंड में जयराम महतो के सामने थी। ठीक वही चुनौतियां जयराम महतो के सामने थी। ठीक वही अवसर भी जयराम महतो के सामने था। याद कीजिए, तमिलनाडु में स्टालिन एक बड़ा चेहरा, डीएमके की राजनीति ही पूरी, पेरियार
और पेरियार दर्शन से शुरू होती है। उसी पेरियार दर्शन के समानांतर थलापति विजय ने अपनी फिलोसफी रखी। उसने पेरियार को नकारा नहीं और सोशल जस्टिस पर सवाल खड़े नहीं किए। उसने कहा कि स्टालिन का जो ये सोशल जस्टिस है, स्टालिन का जो सामाजिक न्याय है, स्टालिन का जो अब गवर्निंग स्टाइल है, अब यह पुराना पड़ गया है। दरअसल स्टालिन अब एक सुविधावादी राजनेता बन गए हैं। उन्हें पेरियार के विचारों से अब कोई नाता नहीं रहा। वे समता और समानता की बात तो करते हैं पर उनकी पॉलिटिक्स में झलकती नहीं है। और यहीं से थलापति विजय एक नया नैरेटिव लेकर के सामने आते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से दावा किया गया कि दक्षिण की पॉलिटिक्स से अब द्रविड़ मूवमेंट का समापन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, द्रविड़ अस्मिता, द्रविड़ संस्कृति की बातें पुरानी हो जाएगी, वे सारे लोगों को धक्का लगा। जो लोग ये कल्पना कर रहे थे कि अब आर्यन संस्कृति का विस्तार होगा तमिलनाडु तक, उन्हें भी धक्का लगा और विजयन ने पेरियार के रास्ते चलते हुए ही स्टालिन को शिकस्त कर दे दी। मैं इसीलिए टाइगर जयराम को याद कर रहा था। टाइगर जयराम भी तो एक जुआ था, एकदम गरीब घर से आता है, जिसके पैर में जूते भी सच बचपन में नहीं रहे होंगे। माँ पिताजी का देहांत हो जाता है, उस परिस्थिति में वो लड़का निकलता है, जंगल झाड़ से होते हुए पढ़ाई करता है, पीएचडी की डिग्री कर रहा है, लेकिन राजनीति में वह चुक गया। बातें तो वह विनोद बिहारी महतो की करता है, निर्मल महतो की करता है और क्रांति की करता है, शक्तिनाथ महतो की करता है, बिरसा मुंडा की करता है, सिद्धू कान्हू की करता है, लेकिन उसे चुप कहां होगी। जो कारनामा थलापति विजय तमिलनाडु में कर सकते थे, आखिर टाइगर जयराम कहां चुप गए। और कुर्मी जाति जो आज करीबन 2.5 दशकों से, यानी झारखंड बनने के बाद और झारखंड बनने के पहले भी, जिसके अंदर एक राजनीतिक भूख रही है, एक लालसा रही है, भाई इस झारखंड में कभी कुर्मी सीएम भी तो बनेगा। तमाम कुर्मी चेहरे हुए, निर्मल महतो हुए, विनोद बिहारी महतो हुए, शक्तिनाथ महतो हुए, सुधीर महतो हुए, तमाम चेहरे हुए, लेकिन सीएम की कुर्सी तक कोई कुर्मी नहीं पहुंच पाया। और यही जो कुर्मी जाति के अंदर भूख है, आग है, बेचैनी है, उसने जयराम को जयराम बनाया। आंसू भी कभी कुर्मियों के लिए एक केंद्र होती थी। लगता था कि सुदेश महतो के पॉलिटिक्स के सहारे कभी ना कभी तो कुर्मी जाति को एक कुर्मी सीएम मिलेगा। लेकिन सुदेश महतो की पॉलिटिक्स जो भाजपा के साथ चली, करीबन 3 दशक तक जो उन्होंने पॉलिटिक्स की, अपने मुद्दे को, जल जंगल जमीन का जो मुद्दा था, आंसू की जो पहचान थी, आंसू का जो लड़ाकू तेवर था, और झारखंडी अस्मिता की जो अपने आप को पार्टी कहती थी, उसने अपने पार्टी को ही तिरोहित नहीं किया, अपने नारे को भी भाजपा के साथ तिरोहित कर दिया। और यहीं से कुर्मियों का सपना टूटा। कुर्मियों को लगा नहीं, अब सुदेश महतो में अब वो जोश नहीं है, वो तेवर नहीं है, वो आक्रामकता नहीं है, और राजनीतिक स्किल नहीं, पॉलिटिकल स्किल नहीं है कि वे सीएम बन सके। वे 4 जीतेंगे, 5 जीतेंगे, 6 विधानसभा के सीटों पर हासिल 10 करेंगे, लेकिन सीएम की कुर्सी तक यदि कोई पहुंच सकता है तो टाइगर जयराम महतो पहुंच सकता है। और यही कारण था, टाइगर जयराम महतो की सभाओं में तमाम भीड़ जुटे। युवाओं ने एक सपना देखा, लेकिन फिर से वही सवाल, चुप कहां। आप याद कीजिए भाषा आंदोलन के उस दौर को, जब जयराम महतो की सभाओं में अपार भीड़ लगती थी। जयराम महतो जब बोलते थे तो लगता था झारखंड बोल रहा है। जयराम महतो की पहचान उस वक्त तक कुर्मी नेता के बतौर नहीं थी, वे झारखंडी अस्मिता और झारखंडी पहचान के रूप में सामने आ रहे थे, जहां युवाओं का आक्रोश नजर आ रहा था। और 3 दशकों में झारखंड ने जो भोगा है, जो पाया है, जितना आगे बढ़ा है, जो कमियां रह गई है, उसका आक्रोश नजर आ रहा था। आप कह सकते हैं झारखंड में या झारखंड की पॉलिटिक्स में टाइगर जयराम महतो
अमिताभ बच्चन, यानी फिल्मी दुनिया के अमिताभ बच्चन का जो एंग्री यंग मैन की भूमिका थी, उस एंग्री यंग मैन की भूमिका में वे सामने आए थे, लेकिन फिर चुप कहां हो गई। दरअसल जैसा जैसा जयराम महतो का काफिला बढ़ा, उनके खिलाफ कुचक्र की शुरुआत होनी शुरू हो गई। और सबसे बड़ा कुचक्र तब सामने आया जब जयराम महतो की पूरी या जयराम महतो को चेहरे को कुर्मियों का बेटा के रूप में स्थापित कर दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कुर्मी जाति का एसटी स्टेटस के मूवमेंट। दूसरी राजनीतिक दलें भी इसकी बात करती रही हैं, लेकिन किसी ने भी, खुद आसू ने भी इस आक्रामकता के साथ कभी भी कुर्मी मूवमेंट को अपने पार्टी के साथ नहीं जोड़ा। वह समर्थन करती है, सड़क पर उतरती है, लेकिन एक दूरी भी बनाती है। लेकिन टाइगर जयराम महतो ने क्या किया? उनके पैर टूटे हुए थे, पैर ध्वस्त था, चोट थी, बावजूद इसके वे रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं रेल टेका करने के लिए। और दूसरी तरफ जो आदिवासी समुदाय के युवा थे उसके विरोध में उतर जाते हैं। और यहीं से आदिवासी समाज ने टाइगर जयराम महतो से दूरी बनाने की शुरुआत कर दी। यानी जो टाइगर जयराम महतो के भी झारखंडी अस्मिता, झारखंडी पहचान और झारखंड के आक्रोश की पहचान बनकर सामने आए थे, जो अमिताभ बच्चन की भूमिका में झारखंड की पॉलिटिक्स में एंग्री यंग मैन की भूमिका में सामने आए थे, वही जयराम महतो सिर्फ कुर्मियों का नेता बनकर सिमटते गए। हालांकि जयराम महतो ने कोशिश की। जयराम महतो ने कहा कि यदि कुर्मी जाति को एसटी स्टेटस नहीं मिलता है तो कम से कम एक नया श्रेणी बना दिया जाए, एग्रीगेरियन कृषक आदिवासी। कुर्मी जाति की ओर से ही विरोध के स्वर आए। उन्होंने पूछा, कुर्मियों की पहचान तो खेती की रही है, फिर वो कृषक कैसे होगा और कृषक आदिवासी कैसे होगा? आदिवासियत की पहचान तो शिकार होती है। यानी आदिवासी समुदाय की जो मूल पहचान है वह उसका शिकार का पेशा है। कुर्मी जाति ने तो कभी शिकार नहीं किया। यानी कुर्मी जाति के जो नेता थे वह हम मानने को तैयार नहीं थे कि कुर्मी जाति को एक अलग श्रेणी बनाकर कृषक आदिवासी का श्रेणी बनाकर शामिल कर लिया जाए। और आदिवासी समुदाय का जो युवा थे सवाल कह रहे थे कि आदिवासी खेती कब से करने लगा? आदिवासी ने खेती तो बाद में सीखी, उसकी मूल पहचान तो शिकार की रही है, और कुर्मी कभी शिकार किया ही नहीं। आने अब इसमें पक्ष क्या है विपक्ष क्या है, लेकिन पूरे जयराम महतो की पॉलिटिक्स इसमें फंस गई। और आज आपने देखा होगा टाइगर जयराम महतो बंगाल पहुंचते हैं, दो विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, और हश्र क्या होता है, किसी भी विधानसभा में उन्हें 10,000 और एक जगह तो 2,000 से ज्यादा वोट नहीं आते हैं। अनेक कुर्मी जाति ने साफ कर दिया कि जिस एसटी स्टेटस की लड़ाई आप लड़ने चले हैं, जिस सरना धर्म कोड की लड़ाई आप लड़ने चले हैं, मुबारक हो जयराम महतो, हम लोग तो हिंदू ठहरे, और हिंदुत्व की सबसे बड़ी पार्टी जो है वह भाजपा है। तो फिर भाजपा को छोड़ करके एसटी स्टेटस की बात करने वाली, सरना धर्म कोड की बात करने वाली टाइगर जयराम महतो को वोट क्यों दें? और टाइगर जयराम महतो बंगाल से खाली हाथ लौट गए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब कुर्मी जाति की ओर से ही एसटी स्टेटस के सवाल पर कंफ्यूजन की स्थिति है, अब तमाम कुर्मी नेताओं से बात कर लीजिए, रामटहल चौधरी से लेकर के तमाम लोगों से बात कीजिए, इसका साफ कहेंगे कुर्मी जाति सनातनी है, सनातनी हिंदू है। लेकिन जो मूवमेंट चला रहे हैं उनसे बात कीजिए, वे कहेंगे हम पे थोपा गया है, हम कुर्मी नहीं कुर्मी हैं, और तमाम तरह के दृष्टांत, तमाम तरह के रिफरेंस, तमाम तरह के गजट वे सामने लाएंगे। लेकिन सवाल बड़ा है, आपका गजट और जिस प्रोविजंस की बात कर रहे हैं, जिस इतिहास को आप खंगाल रहे हैं, आपका कुर्मी समुदाय उसे कितना साथ चलने को तैयार है या स्वीकारने को तैयार है? और क्योंकि पूरा कुर्मी पॉलिटिक्स ही भगवा में हो गया है, कुर्मियों को लगता है कि झारखंड में उससे बड़ा हिंदू समुदाय कोई नहीं है। इस हालत में यदि कुर्मी पॉलिटिक्स को एक नए सिरे से साधने की कोशिश करेंगे तो खतरे तो होंगे। यानी एक खतरा तो यह है कि कुर्मी जाति अपने आप को उस रूप में
आदिवासी मानने को तैयार नहीं है, या आदिवासी मान भी रही है तो उसके लिए उसकी पहली पसंद आदिवासी होते हुए भाजपा है। और अमित शाह ने सिद्ध कर दिया, भाजपा ने सिद्ध कर दिया पश्चिम बंगाल जंगल महल के इलाके में कि तमाम कुर्मी चेहरों की गैर मौजूदगी के बावजूद भी भाजपा चुनाव जीत सकती है। तो इस हालत में जयराम महतो के पास विकल्प क्या है, और जयराम महतो चुप कहां रहे हैं? मैंने कहा जरूरत से ज्यादा एसटी स्टेटस, कुर्मी जाति का एसटी स्टेटस में अपने को झोंकना, और जरूरत से ज्यादा झारखंड में बोली जाने वाली दूसरी भाषाओं में या दूसरी भाषाओं का विरोध करना। आज मगही भोजपुरी के सवाल पर झारखंड में जो आग लगी हुई है, और जिस आग को फाइनेंस मिनिस्टर राधा कृष्ण किशोर, दीपिका पांडे और तमाम कांग्रेस के चेहरे उछाल रहे हैं, आपने भी की थी। लेकिन याद कीजिए, यदि पूरे झारखंड की पॉलिटिक्स करनी है तो आपको पलामू की भी पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। राधा कृष्ण किशोर इस बात को इसलिए उछाल रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि उन्हें एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं चलानी है, उन्हें गढ़वा पलामू में ही से ही विधायक बनकर चुन कर आना है। उनके लिए संकट नहीं है। दीपिका पांडे भी ये समझ रही हैं कि उन्हें झारखंड का सीएम नहीं बनना है, यानी अपने विधानसभा पर फोकस करना है और ज्यादा व्यापक बनाना है जनाधार को। वे कर रही हैं, लेकिन आपने क्या किया? मगही, भोजपुरी, अंका जैसी तमाम भाषाओं का विरोध किया, और आप इस विरोध कर करके पलामू से, गढ़वा से, चतरा से और दूसरे जिले से जहां उस भाषा को बोलने वाले लोगों की बड़ी संख्या है, उसके मतदाताओं का वोट अपने हिस्से कैसे ले सकते हैं? और याद कीजिए, ये पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, ये तमाम हिस्से जहां मगही बोली जा रही है, झारखंड में जब हिस्सा शामिल हुआ था उस वक्त भी मगही ही बोली जा रही थी। यानी आपको इलाका तो चाहिए, लेकिन उस इलाके की बोली नहीं चाहिए, उस इलाके की संस्कृति नहीं चाहिए। तो यह एक कमी रही। लेकिन फिर से सवाल, अब विकल्प क्या है? तो विकल्प है झारखंडी मुद्दे की पहचान। झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा विस्थापन है, यह कुर्मियों के लिए भी उतना है और आदिवासियों के लिए भी उतना है। जमशेदपुर में भी बसा हुआ है तो कहीं नहीं कहीं उसमें एक बड़ा हिस्सा कुर्मियों की जमीन पर है, और धनबाद में जो विस्थापन है, जिस कोयले का खनन हो रहा है, तो उसका भी एक बड़ा हिस्सा कुर्मियों की जमीन पर ही है। और दूसरे तमाम तरह के जो परियोजनाएं चल रहे हैं वह या तो कुर्मियों की जमीन पर है या आदिवासियों की जमीन पर है। यानी विस्थापन के खिलाफ यदि आप संघर्ष करते हैं, बेरोजगारी का संघर्ष करते हैं, स्थानीय नियोजन के लिए संघर्ष करते हैं, 1932 के खतियान के लिए संघर्ष करते हैं, एक करप्शन फ्री झारखंड के लिए संघर्ष करते हैं, तो झारखंड का हर कम्युनिटी आपको साथ देगा। लेकिन यदि झारखंड की लड़ाई को आप टुकड़े टुकड़े में विभाजित करते हैं और अपने चेहरे को किसी खास कम्युनिटी का चेहरा बनने देते हैं, तो आप एक साजिश का शिकार होते हैं। और वैसे भी कुर्मी जाति को एसटी स्टेटस की इतनी आग होती तो 6 बार के सांसद रहे, 5 बार के सांसद रहे राम टहल चौधरी आवाज उठा रहे होते, विद्युत वरण महतो हैं आवाज उठा रहे होते। तमाम चेहरे आज खामोश हैं, और ट्राइबल एसटी स्टेटस की बात जरूर करते हैं, उसके लिए बहुत आक्रामक नहीं होते हैं। लेकिन जयराम महतो कुछ हद से ज्यादा आक्रामक हो गए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुर्मी जाति की जो सबसे बड़ी डिमांड है उससे दूर रहे, नहीं, दूर रहने की बात नहीं है। आपको नजर इस पर रखनी थी कि आपकी पॉलिटिक्स में जितना कुर्मी महत्व है उसका साथ तो मिले ही, आदिवासी समुदाय भी आपको अपना नायक स्वीकार करे और इस रणनीति के साथ आगे बढ़े। और इसके लिए बेहद जरूरी था कि झारखंड के वैसे मुद्दे जो कुर्मियों के लिए महत्वपूर्ण है, आदिवासी समुदाय के लिए भी महत्वपूर्ण है, ओबीसी के लिए महत्वपूर्ण है, माइनॉरिटी के लिए महत्वपूर्ण है, उसे पकड़े। और फिर से वही सवाल और फिर से वही जवाब, विस्थापन, जमीन का सवाल, जंगल का सवाल, 1932 के खतियान का सवाल, स्थानीय नियोजन का सवाल, झारखंड के नौकरियों में बाहरियों की एंट्री का सवाल, और इसके साथ
झारखंड में जो शहरी आबादी बसी हुई है, उस शहरी आबादी को साधने के लिए नए नारे की खोज। आपने लड़ा था नियोजन स्थानीय चुनाव में भी जयराम महतो को कोई सफलता नहीं मिली, जेल केम को कोई सफलता नहीं मिली। कारण क्या था? कारण यही था कि आपके जो मुद्दे थे, आपके जो स्लोगन थे, वे शहरी मतदाताओं को रास नहीं आ रहे थे। तो शहरी मतदाताओं को साधना, उनके लिए नए नारों की खोज करना, और झारखंड का जो मूल सवाल है विस्थापन, नियोजन, बेरोजगारी, कुपोषण, इसको लेकर आगे बढ़ना, यदि इस पर फोकस किया जाता तो निश्चित रूप से टाइगर जयराम महतो झारखंड का थलापति विजय होते। अभी भी अवसर चुके नहीं हैं। किसी भी व्यक्ति का कार्बन कॉपी नहीं होता है। थलापति विजय के पास या उनके पास अपनी संभावनाएं थी, अपने संसाधन थे। फिल्मी दुनिया में 30 वर्षों तक काम करने के बाद उनका जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर था, आर्थिक रूप से काफी संपन्न थे, निवेश कर सकते थे। एक पॉलिटिकल पार्टी को चलाने में कितनी कठिनाइयों का सामना आता है, कितनी संसाधन की जरूरत होती है, उसे टाइगर जयराम महतो भी समझ रहे होंगे। आखिर कारण क्या है कि जहां जहां उत्खनन हो रहा है, माइनिंग हो रही है, जेल कैंप की सक्रियता वहीं क्यों ज्यादा है? मैं उस मुद्दे पर नहीं जा रहा है, मैं सिर्फ याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि कहने को तो बहुत आसान होता है राजनीति में सुचिता की बात करना, लेकिन राजनीतिक संगठन को चलाने में जिस इकोनॉमिकल क्राइसिस की जरूरत होती है, अपने लड़कों के लिए, अपने लड़ाकों के लिए जिस संसाधन मुहैया करवाने की बात होती है, उसकी अपनी चुनौतियां होती है। टाइगर जयराम महतो थलापति विजय का कार्बन कॉपी नहीं बन सकते। इसका मतलब कदापि नहीं है कि टाइगर जयराम महतो के अंदर संभावनाएं समाप्त हो, सुधारा जा सकता है और अपनी एक नई छवि गढ़ी जा सकती है। ट्राइबल, आदिवासी बनाम कुर्मी का जो एक विवाद है, निश्चित रूप से आपको कमजोर किया है। बेहतर होगा आने वाले दिनों में इस कमजोरी को दूर करते हुए एक नया समीकरण, नया नारे के साथ झारखंड की पॉलिटिक्स में थलापति विजय बनने की कोशिश की जाए। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।